रणनीति है वो प्रताप की ये थी कि हमें हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ही युद्ध करना है। लेकिन कुछ सरदार बहुत आतुर थे युद्ध करने के लिए और प्रताप से बोले कि हमें आगे आना होगा, पहले हमें मानसिंह का वेट नहीं करना, हमें जाकर शत्रु पर पहले प्रहार करना होगा क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में आए हैं। तो आप लोग इसे एक कबड्डी का मैदान मान लीजिए, आप लोग इसे पहले एक कबड्डी का मैदान मान लीजिए। ये एक कबड्डी का मैदान है, ठीक है। अब आप लोग हकीकत में से कबड्डी का मैदान मत मानना, ये हल्दी घाटी का मैदान है। अब इसमें प्रताप की सेना किसकी है? प्रताप की सेना। और प्रताप की जो सेना है, इस प्रताप की सेना का जो नेतृत्व कर रहा है वो हकीम खां सूरी कर रहा है। कौन कर रहा है? इसका जो सेनापति है वो कौन है? हकीम खां सूर। और हकीम खां सूर जो था वो सबसे आगे जो है वो खड़ा हुआ था, ठीक है। हकीम खां सूर जो है वो युद्ध में सबसे आगे खड़ा हुआ था और हकीम खां सूर के पीछे जो है एक सेना खड़ी हुई थी। और इस सेना के बाद में जो प्रताप है, प्रताप खड़ा हुआ था और प्रताप के बाद में एक और सेना थी, इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे आगे जो हकीम खां और सबसे लास्ट में सेना और मध्य में क्या था? प्रताप था। इधर इस अग्रभाग में सबसे आगे जो था वो मानसिंह था। सबसे आगे कौन था? मानसिंह था। और सबसे जो इधर लास्ट में खड़ा होता है, सबसे इधर जो लास्ट में खड़ा होता है उसका नाम क्या था? आजम खां था, ठीक है। तो ये इस प्रकार सेना जो होती है इनकी खड़ी हुई होती है। युद्ध की शुरुआत होती है। इधर सेनापति हकीम खां सूर और बीच में प्रताप, इधर मानसिंह और इधर आसफ खां, ठीक है। आसफ, इधर आसफ खां। अब आसफ खां, मानसिंह, हकीम खां सूर और प्रताप, युद्ध का आरंभ होता है। इनकी जो रणनीति पहाड़ी तलहटी का जो क्षेत्र है यहां लड़ने की थी, लेकिन ये लोग पहले क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं और युद्ध क्या होता है? बहुत भयंकर चलता है। इसमें आगे देखो, इसका आक्रमण होता है किसके ऊपर होता है? मानसिंह के ऊपर होता है। और मानसिंह के इस आक्रमण में इसके जो हाथी था, ये हाथी के ऊपर मानसिंह बैठा हुआ था और इस पर किसका प्रहार होता है? चेतक का प्रहार होता है। और इस चेतक के प्रहार में प्रताप ने मानसिंह के ऊपर क्या किया? भाले से प्रहार किया। और जब भाले से प्रहार किया तो मानसिंह इसके ऊपर जो बना हुआ था, ये ओहदा इसके अंदर छुप जाता है और वो जो भाला होता है उस ओहदे से भी आर पार हो जाता है। लेकिन किस्मत का अच्छा संयोग था कि वो खाली जगह से निकल गया। इधर मुगल और मेवाड़ी सेना ने सोचा कि अब युद्ध दोनों के मध्य हो गया है तो निश्चित है कोई एक बचेगा, लेकिन संयोग ऐसा कि दोनों ही बच गए। मुगल सेना का उद्देश्य था कि प्रताप को बंदी बनाना। इन्होंने प्रताप का जो क्षेत्र है इसको चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन एक व्यक्ति बीदा जो था, झाला बीदा इसके साथ था। झाला बीदा ने इस संकट की घड़ी में, ऊपर मुगल सेना ने चारों तरफ से घेरा दे लिया, तो झाला बीदा क्योंकि चेतक चोटिल हो चुका था, उसने प्रताप का मुकुट अपने सिर पर धारण किया और दूसरी तरफ से वो निकलने लगा और पूरी मुगल सेना जो थी उसके पीछे पड़ गई। उन्होंने प्रताप को छोड़ दिया, प्रताप का जो हिस्सा है वो छोड़ दिया, क्योंकि सेना तो मुकुट पहचानती थी ना, शकल थोड़ी पहचानती थी। वो राजा का चिन्ह देख के वो झाला बीदा के पीछे लग गई और इधर से प्रताप को पवार साहब जो होते हैं वो निकाल लेते हैं। इधर झाला बीदा पर जो टूटी हुई सेना थी उसने झाला बीदा को समाप्त कर दिया। सहायक राजाओं के सलाह पर, सहायक जो राजा थे इनकी सलाह पर यह कहा जाता है कि हमारी जो तैयारी थी वो थी पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने की, और जैसे कबड्डी खेलते हैं हमने तो पारी दे दी, आधी दोपहर हो गई इनके मैदान में लड़ते लड़ते, अब प्रताप अपने मैदान में लौट चलो और इनको अब पहाड़ी क्षेत्र में बुलाओ। तो बताते हैं आधी दोपहरी तक इस मैदानी क्षेत्र में लड़ने के बाद जो मेवाड़ी सेना है ये
उस पहाड़ी क्षेत्र की ओर मूव करती है। और जब पहाड़ी क्षेत्र की ओर मूव करती है, इस पहाड़ी क्षेत्र की ओर मूव करती है, तो रास्ते में ही, इस पहाड़ी क्षेत्र की तरफ मूव करते समय रास्ते में ही एक जगह पड़ती है बलीचा गांव। एक जगह पड़ती है बलीचा गांव। इस बलीचा गांव में जो चेतक है इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस बलीचा गांव में चेतक की मृत्यु हो जाती है। और बताते हैं कि जब ये लोग अपनी जिस जगह पर इन्होंने पूर्व की तैयारी की थी, पूर्व की रणनीति बनाई थी, उस जगह पर ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन मान सिंह की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस जगह पर जाकर क्या कर सके? युद्ध कर सके। युद्ध क्या, उसको बंदी भी बना सके। और इसके द्वारा क्या किया गया? गोगुंदा पर आक्रमण किया गया। और यहां से जो प्रताप है इन पहाड़ी क्षेत्रों में चला जाता है। और इन पहाड़ी क्षेत्रों के बाद ये कुंभलगढ़ दुर्ग का रुख करता है और कुंभलगढ़ पहुंच जाता है। और इधर से ये गोगुंदा पर आक्रमण करती है। और ये लोग बताते हैं कि कुंभलगढ़ पर भी इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन इन लोगों को कोई सफलता नहीं मिली थी। और जब इनको कोई सफलता नहीं मिली तो जो मान सिंह है वो क्या करता है? वापस रिटर्न हो जाता है और वापस लौट जाता है। और जब वो वापस लौट गया तो बताते हैं उसने अकबर को जाकर कहा कि हमने साहब मेवाड़ की जो सेना थी उसको परास्त कर दिया। तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ और बताते हैं कि उसने मान सिंह से मिलने से भी इनकार कर दिया था, उससे मिलने से भी मना कर दिया था। और आसफ खां और दोनों के कुछ समय तक दरबार में आने की रोक तक लगा दी थी, क्योंकि अकबर को जो चाहिए था वो उसको मिला नहीं। इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे राइटर, बहुत सारे लोग अनिर्णायक युद्ध घोषित करते हैं। कहते हैं कि इस युद्ध का तो कोई परिणाम ही नहीं रहा, इसमें कोई नहीं हारा, कोई नहीं जीता। इस युद्ध में अकबर की क्या होती है? हार होती है। क्यों हार होती है? क्योंकि आक्रमण पहले उसकी ओर से किया गया, उद्देश्य उसका था। वो लोग तो अपने घर में ही थे, वो लोग जहां थे वहीं थे, तो फिर हार किसकी नहीं हुई? अनिर्णायक युद्ध कैसे रहा? वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ तो हार उसकी हुई। ठीक है, तो इस युद्ध में मान सिंह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता, वो प्रताप को बंदी नहीं बना पाता, इसलिए उसकी क्या होती है? हार होती है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।